डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हम पढ़ रहे थे। इसमें आपने सीखा कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, डिक्लाइन कैसे होता है, थोड़ा सा आपने सीखा। तो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के बाद हमने देखा कि लेटर मुगल्स हमने पढ़े, 1707 से लेके 1857 लेटर मुगल्स का पीरियड है। इसमें आपने देखा औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसका एल्डेस्ट बेटा मुअज़्ज़म बहादुर शाह फर्स्ट जो है, उसने बाकी दो भाइयों को मारकर थ्रोन एक्वायर किया दिल्ली का, और काफ़ी ज़्यादा पीस अपनाया सिख्स के साथ, जाट्स के साथ, बुंदेलाज के साथ, मराठास के साथ। ओके, लेकिन बाद में सिख्स के साथ नहीं अपनाया गया। रीज़न था क्योंकि सिख्स ने रिवोल्ट किया। तो बहुत सारी पार्टीज थी मुगल कोर्ट पे। इससे पहले तो प्रिंस लड़ रहे थे आपस में, और आपने देखा कि प्रिंस के बाद जो ही बहादुर शाह की डेथ हुई, उसके बाद प्रिंसेस के बगैर जो नोबल्स थे ना, वो इमर्ज हुए एज किंग मेकर्स। वही बने किंग, जैसे कि आप आगे देखोगे कैसे। और जो ये नोबल्स थे वो बहुत सारी पार्टीज के थे, जैसे कि कुछ तुरानी पार्टी, ईरानी पार्टी, अफगानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी। ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी कल के लेक्चर में। अब आज हम सीखेंगे कि जहांगीर शाह, जो कि बहादुर शाह का बेटा है, वो बन जाता है एम्परर। अब याद रखिए कि बहादुर शाह के 4 बेटे थे, और उनमें से जो सबसे कम एबल वाला बेटा था वो बना एम्परर। जहांगीर था उसका नाम। अब वो एम्परर तो बना, लेकिन बहादुर शाह की बॉडी अनबरीड रही फॉर ए मंथ। लड़ाई के चक्कर में, एक दूसरे को मारने के चक्कर में ये इतने बिजी थे कि बाप की जो बॉडी थी 1 महीने तक अनबरीड रही। अब जब ये लेस एबल सन था तो कैसे ये एम्परर बना? विद द हेल्प ऑफ नोबल्स। अभी तो मैंने बोला ना कि अब नोबल आए, अब नोबल पिक्चर में आए। अभी नोबल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका, और वही किंग बनाएंगे और वही किंग से बंदे को उतारेंगे। ठीक है ना। अब जो ये जुल्फकार खान है, ये पावरफुल नोबल था ईरानी पार्टी का। अभी मैंने आपको बोला 4 पार्टीज है, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी पार्टी। तो ये जुल्फकार खान जो है वो ईरानी पार्टी का नोबल था, और उसी की मदद से जहांगीर शाह एम्परर बन जाता है। ठीक है, ओके। अब याद रखिए कि जहांगीर शाह को फिर उसका कोई बेटा उसका नहीं आता। जहांगीर शाह के बाद हम आगे भी देखेंगे, उसका नेफ्यू आ जाता है फारूक शाह, वो भी आ जाता है नोबल्स की वजह से। ठीक है ना, सईद ब्रदर्स, आगे देखेंगे। तो इतना याद रखो कि जहांगीर शाह का पीरियड 13 तक ही चलता है, क्योंकि उसका नेफ्यू फारूक सियार उसको हराता है विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, अदर नोबल्स, आगरा पे। ठीक है, ओके। ये आगे देखोगे आप ऐसे। तो अब ये जो जहांगीर शाह था वो लेस एबल था, उसके साथ नोबल खड़ा था जुल्फकार खान, और ये बहुत ही पावरफुल था। अब जहांगीर शाह सिर्फ प्लेजर के पीछे लगा था, मस्ती के पीछे लगा था। इसीलिए जुल्फकार खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जहांगीर शाह के रूल के दौरान। अब जुल्फकार खान को बनाया गया वजीर या प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो। ये जो जुल्फकार खान है, इसने भी जहांगीर शाह के बिहाफ पे इसने भी बहुत ही ज्यादा पीस अपनाना चाहा, मराठास के साथ भी, राजपूट्स के साथ भी, जाट्स, बुंदेलास, सिख्स के साथ अभी भी सप्रेशन चल रहा था। ठीक है ना, बाकी सब के साथ देखेंगे। मराठास के साथ इसने क्या किया, मराठास को सरदेश मुखी मिली थी, इससे पहले चोत नहीं मिला था। ठीक है ना, यहां पे आपने देखा मराठास को सरदेश मुखी तो मिली थी, लेकिन चोत नहीं मिला था। ये बहादुर शाह ने सरदेश मुखी दे दी थी मराठास को, और शाहू को बोला था कि आप जाओ महाराष्ट्र, उसको अलाउ किया था, लेकिन चोत नहीं दिया था। देखो ना, इससे पहले भी मैंने आपको बोला सरदेश मुखी और चोत आपको वैसे पढ़ना है आगे, ऐसे ही आप समझ सकते हो। टैक्स देखो ना, चोत नाम से ही बताता है 1/4 है, ये टैक्स कलेक्शन मराठास करते थे, और सरदेश मुखी उस चोत के ऊपर और एक टैक्स होता है, टैक्स और टैक्स आगे हम देखेंगे अच्छी तरह मराठास में। फिलहाल इतना याद रखो, टैक्स है ये। अब कहाँ था मैं, हाँ, जो ये मराठास थे उनके साथ पीस कैसे हुआ। जो जहांगीर शाह एम्परर था और जुल्फकार खान उसका वजीर था, वो तो थे दिल्ली में,
लेकिन डेक्कन में उनका एक गवर्नर था, डेक्कन में उनका एक डिप्टी था, उसका नाम था दाऊद खान पनी। इन्होंने उसको बोला कि आप मराठा शाहू के साथ एग्रीमेंट करो 1711 में और उसको दे दो चौथ भी और सरदेशमुखी भी। लेकिन उसको चौथ और सरदेशमुखी तो दे देंगे, लेकिन जो ये टैक्स है चौथ का 1/4 ऑफ द टोटल कलेक्शन, या सरदेशमुखी उसके ऊपर जो टैक्स, चौथ के ऊपर जो टैक्स था, शॉर्ट में अब याद रखो, जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे मराठास चौथ और सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन, डेक्कन का मगर सारे इंडिया का नहीं, वो कलेक्ट करेगा मुगल एंड हेडेड टू मराठास। एग्रीमेंट ये था कि दाऊद खान पन्नी डेक्कन का डिप्टी, जो कि अंडर मुगल था डिप्टी, और मराठा शाहू में एग्रीमेंट 1711 को ये हुआ क्या चौथ और सरदेशमुखी आपको मिलेगा, लेकिन कलेक्ट करेगा मुगल। अच्छा, उसके बाद राजपूत के साथ भी पीस अपनाना इन्होंने स्टार्ट किया। वैसे पहले ही राजपूत के साथ पीस अपना रहे थे। क्या हुआ इसमें, जय सिंह ऑफ अंबर जो था उसको बनाया गया गवर्नर ऑफ मालवा। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ जो था, जो कि राजपूत थे, उसको बनाया गया गवर्नर ऑफ गुजरात। और जय सिंह ऑफ अंबर को टाइटल भी दिया गया, आप हो मिर्जा राजा, उसको खुश करने के लिए। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ को भी टाइटल दिया गया कि आप हो महाराजा, उसको खुश करने के लिए। एक तो इन राजपूत्स को टाइटल दिया गया और इन राजपूत्स को गवर्नर बनाया गया डिफरेंट जगहों का। ओके, अब जाट्स, बुंदेलाज और सिख्स के साथ क्या हुआ। चुरमान जाट जो था उसके साथ पीस अपनाया गया, छत्रासाल बुंडेला था उसके साथ पीस अपनाया गया, लेकिन याद रखना है आपको, सिख्स के साथ पीस नहीं अपनाया गया। अगेन सिख्स सप्रेस्ड रहे मुगल रूल में यहां तक। अच्छा, और इसने जजिया को खत्म किया। जुल्फकार खान ने ही, ये एक्चुअली जुल्फकार खान ही कर रहा था, क्योंकि जहांगीर शाह जो था वो प्लेजर में था, वो मस्ती में था। तो जजिया जो है वो टैक्स खत्म किया इस रूल में, खत्म किया गया इस रूल में। अब जजिया क्या है, ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स बाय इस्लामिक स्टेट्स। इसको बोलते हैं नॉन मुस्लिम टैक्स भी, जजिया को, ठीक है ना। अब जजिया खत्म किया गया, ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स बाय इस्लामिक स्टेट्स। जहां पे भी इस्लामिक रूल है वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन पे लगता है एक ईयरली टैक्स। उस ईयरली टैक्स का नाम है जजिया, उसको बोलते हैं नॉन मुस्लिम टैक्स भी, ठीक है ना। एक्चुअली जहां पे भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, जहां भी इस्लामिक स्टेट है वहां पे वो चलते हैं ऑन इस्लाम, इस्लाम के रिलीजन पे। और इस्लाम का रिलीजन एक बोलता है जिसको बोलते हैं ज़कात। तो इस्लाम का रिलीजन बोलता है ज़कात। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पे ये ज़कात नहीं ठोप सकते, ज़कात टैक्स है, वो हैवी टैक्स है इससे, जजिया से। इसलिए जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स पे ज़कात नहीं कह सकते कि आप ज़कात दे दो एज टैक्स, इसलिए अलग टैक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए रखा गया है, वो है जजिया। क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम वाला टैक्स दे दो जो कि उनके रिलीजन में है, ठीक है ना। तो जो मुस्लिम रियासतें हैं वहां पे वो रखते थे नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग टैक्स, ज़कात के बगैर अलग टैक्स, जजिया, ठीक है ना। तो जजिया लेकिन बहुत ही जगहों पे मिसयूज किया गया। हालांकि जजिया जो असल में इस्लाम में बहुत कम रखना था और काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी नॉन मुस्लिम्स को, और जो ये जजिया का टैक्स है वो एज सिक्योरिटी रहता है। जो ज़कात का टैक्स है वो और नॉन मुस्लिम्स यूज होता है, लेकिन जो जजिया का टैक्स है वो और ओनली नॉन मुस्लिम्स होता है। फिर से बोलूंगा, जो मुस्लिम्स का ज़कात का टैक्स है वो यूज होता है और नॉन मुस्लिम्स, लेकिन जो जजिया कलेक्ट किया गया नॉन मुस्लिम्स से वो ओनली एंड ओनली नॉन मुस्लिम्स पे होता है अप्लाई। अभी शायद ये समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन इस जजिया को बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया गया मुगल एम्पायर में, या जितने भी ये कलेक्ट करते थे। एक तो ये जजिया ज़कात से ज्यादा रखा गया जो कि नॉर्मल रूल नहीं था, और ये जजिया नॉन मुस्लिम से मतलब हाई रेट की वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ। और कभी कभी इसको बुक्स लिखते हैं हेटेड जजिया, बारबेरिक जजिया टैक्स, और ये इनजस्टिस जजिया लिखते हैं, जजिया टैक्स लिखते हैं। लेकिन असल में जो ये जजिया कलेक्शन था वो असल में इस्लाम के हिसाब से बहुत ही कम होना चाहिए नॉन मुस्लिम्स पे,
और मुस्लिम्स का जो टैक्स है ज़कात वो बहुत ही हाई होना चाहिए। तो वो इसका उल्टा करके मिसयूज़ किया गया, इसीलिए ये बहुत ही बदनाम टैक्स है। तो ये जो ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स था बाय इस्लामिक स्टेट्स जजिया, वो भी इसने ख़त्म किया, तो नॉन मुस्लिम्स भी खुश, ठीक है ना। ओके, उसके बाद फाइनेंसेस जो है काफ़ी इसने इम्प्रूव करना सोचा फाइनेंसेस का। इसने जागीर्स और ऑफिसेस कम किए। इससे पहले जो रूलर था वो जागीर्स देता था और हाई हाई ऑफिसेस देता गया, प्रमोशंस देता गया, लेकिन इसने ऑफिसेस कम किए और जागीर्स कम किए। इसने नोबल्स या मनसबदार्स को बोला कि ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स आप मेंटेन करो। जितना ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स होगा, जितने ट्रूप्स रखने हैं ऑफिशियली उतने ही रखो, उससे ज्यादा मत रखो, इतने पैसे नहीं है। ओके, अब इसने एक गलती इसने क्या की? टोडार माल्स लैंड रेवेन्यू चल रहा था इससे पहले फिक्स्ड रेट पे। अब टोडार माल लैंड रेवेन्यू फिक्स, ये आपने शायद पढ़ा होगा, अकबर के रेन में आया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर जो था उसका नाम था टोडार माल। उसी ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया था, उसको बोलते हैं टोडार माल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सिर्फ फिक्स्ड रेट थी बस, लेकिन इसने क्या लाया? इसने उसको खत्म किए और लाया इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम का मतलब होता है रेवेन्यू फार्मिंग। इसका मतलब होता है ये डायरेक्टली तो ये फिक्स्ड होता है जो जमींदार होते हैं, लेकिन जमींदार नीचे कितना पैसा लेंगे टेनेंट से, कितना पैसा लेंगे नीचे, ठीक है ना, वो नॉट फिक्स्ड है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उन पे बहुत ही बर्डन पड़ता था। उनको देना ही देना होता था जमींदारों को इतना पैसा, खुद वो उतना कमाई करेंगे एग्रीकल्चर से कि नहीं, वो मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं था, बस उनको देना पड़ता था। खुद क्या होगा क्या नहीं होगा वो खुद लोग बेचारे देख लेंगे। अच्छा, अब फारूक सियार आता है। याद रखना, मैंने अभी बोला इसका निफ्यू फारूक सियार इसको हराता है। और याद रखना, फारूक सियार को बनाते हैं सईद ब्रदर्स, वो उसको हेल्प करते हैं किंग बनने में। और फारूक सियार को मारते भी हैं सईद ब्रदर्स, किल भी करते हैं सईद ब्रदर्स। पहली बार मुगल हिस्ट्री में यह होता है कि नोबल्स, सईद ब्रदर्स नोबल्स थे, कि नोबल्स एम्परर को मारते हैं। पहली बार ये मुगल हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिलता है कि नोबल्स एम्परर को मारते हैं। ओके, अब याद रखिए, जो ये सईद ब्रदर्स थे वो हिंदुस्तानी पार्टी के थे। ओके, वो किस पार्टी के थे? हिंदुस्तानी पार्टी। और इससे पहले जो नोबल जुल्फकार खान था वो किस पार्टी का था? ईरानी पार्टी। तो पार्टी एक है इससे पहले और उसका रूलर है, अभी दूसरी पार्टी आएगी और उसका रूलर उन्हीं के हिसाब से चलेगा। जो ये सईद ब्रदर्स हिंदुस्तान पार्टी के हैं, उन्होंने फारूक सियार को बनाया मदद करके, ठीक है। अब सईद ब्रदर्स में दो हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन दोनों को बोला जाता है किंग मेकर्स। अब्दुल्ला खान को वजीर बनाता है फारूक सियार जब फारूक सियार पावर में आता है, और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया जाता है। अब आप इससे पहले भी बहुत बार आया है मीर बख्शी। वजीर और मीर बख्शी में फर्क क्या है? देखो, वजीर ओवरऑल मैटर संभालता था, ऊपर नीचे सब कुछ लगभग देख लेता था। मीर बख्शी पर्टिकुलरली मिलिट्री को हैंडल करता था। याद रखना, मीर बख्शी पर्टिकुलरली मिलिट्री को हैंडल करता था, ठीक है ना, ट्रूप्स को हैंडल करता था। अच्छा, हुसैन अली, ये बहुत ही हाई पोस्ट्स है नोबेलिटी में, बहुत ही हाई पोस्ट्स। अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया, हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाया, और इन्हीं को बोलते किंग मेकर्स। और इनका रूल चलता है 1730 से लेके 1720 तक। फारूक सियार का खुद रूल चलता है 19 तक ही, क्योंकि 19 में इसको यही मारते हैं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जो किंग मेकर्स है, सईद ब्रदर्स हिंदुस्तान पार्टी के। अच्छा, जो फारूक सियार था वो इनकैपेबल था, इनकैपेबल था, डरपोक था, कवर्ड था, ठीक है ना। तो जो कुछ भी फारूक सियार की रेन में होता है वो सईद ब्रदर्स ही करते हैं। ये तो आपने याद रखा ना कि सईद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मदद किया और जहांदर शाह को डिफीट किया। कहाँ पे डिफीट किया? आगरा में डिफीट किया। उसका नेफ्यू था ये फारूक सियार, ठीक है ना।
जहांगीर शाह का बेटा नहीं, फारूक सियार का नेफ्यू, सॉरी फारूक सियार उसका नेफ्यू था। ओके, इतना समझ आ गया। अब इनको भी लगा, जो ये सईद ब्रदर्स हैं, उनको भी लगा कि रिलीजियस टॉलरेंस करनी है, जजिया को हटाना है, पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटाना है, और मराठास, जाट्स, राजपूत्स के साथ पीस करना है। हालांकि फिर से सिक्स सप्रेस हुए और इन सईद ब्रदर्स और फारूक सियार ने क्या किया, बंदा बहादुर को इम्प्रिजन किया और उसको एग्जीक्यूट इस डेट पे किया, 1906 1716। तो सिक्स कंटिन्यूअसली सप्रेस होते हैं लेटर मुगल्स के पीरियड में, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। अब याद रखिए फारूक सियार की एक जबरदस्त बात यह है कि 1717 में फरमान उसने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये उसने बहुत ही गलती की, इसी की वजह से ब्रिटिश को फुट होल्ड मिला, वो पूरे इंडिया को धीरे धीरे फिर कवर करने लगे। 1717 में फरमान क्या मिला, कस्टम फ्री ड्यूटीज, आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं पड़ेगा, आप फ्री आइए, आप ट्रेड करिए, बंगाल में, बंबई में, मद्रास में फ्री ट्रेड करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, जिसकी वजह से खासकर बंगाल नवाब उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि बंगाल नवाब उसको बंगाल के ट्रेड से पैसे मिलते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जब दिल्ली का मुगल, जिसके अंडर बंगाल नवाब भी है, बहुत सारे नवाब इसके अंडर थे दिल्ली के मुगल पीरियड में। अब जो मुगल सीट है दिल्ली पे, वहां पे फारूक सियार बोलता है कि बंगाल, बंबई, मद्रास में जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी ट्रेड करने के लिए, उनको कस्टम ड्यूटीज नहीं देने हैं, उनको टैक्सेस नहीं देने हैं। अब बंगाल नवाब, जिनको टैक्सेस मिलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, या बंबई भी, मद्रास भी, खासकर बंगाल नवाब का बहुत ही बड़ा मसला था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की वजह से। तो बंगाल नवाब उसको फिर बाद में काफी झगड़े हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो हम देखेंगे आगे, इस फरमान की वजह से। तो फारूक सियार की फरमान की वजह से बंगाल नवाब को नुकसान होने लगा। अच्छा, अब ये 1717 का फरमान क्या बोलता है, ये मोटे मोटे तौर पे बोलता है, लेकिन और भी क्या बातें हैं ये हम देखेंगे। 1717 का फरमान ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। बंगाल, बंबई, मद्रास में कस्टम फ्री ड्यूटीज, कोई टैक्स नहीं लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये तो हमने देख लिया यहां पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ओन कॉइन्स मिंट कर सकती है, बना सकती है, और ये फोर्टिफाई कर सकते हैं, कलकत्ता के फोर्ट को बना सकते हैं। फोर्टिफाई का मतलब ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं कलकत्ता को, वहां पे दीवार चढ़ा के, आर्मी लगा के उस एरिया को कब्जा कर सकते हैं, ये आप कह सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी टेरिटरी को, ठीक है ना। और राइट टू इशू पासेस आर दस्तख्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट आया कि वो पासेस या दस्तख्त इशू करे कि कहां से मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का, कहां से मूवमेंट होगा गुड्स का, और वहां से जहां से मूवमेंट होगा गुड्स का, वहां से कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी। लेकिन जो ये पासेस और दस्तख्त है, ये काफी मिसयूज होते हैं आगे। फिलहाल आप ये पॉइंट जान लो, कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड का ऑफर दिया गया था कि आप प्राइवेट ट्रेड करो। प्राइवेट ट्रेड का मतलब होता है पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी, उसके बाहर भी आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाहर भी आप थोड़ा सा प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप पे फिर टैक्सेस लगेंगे, और वही टैक्सेस लगेंगे आप पे जो इंडियन मर्चेंट्स पे लगते हैं टैक्सेस, ओके। लेकिन अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए ये दस्तख्त मिसयूज करने लगे। दस्तख्त का मतलब था कि जहां जहां से ये गुड जाएगा उधर से टैक्सेस नहीं लगेगा, कस्टम फ्री। लेकिन अगर कंपनी वाला कोई बंदा खुद से अपने जेब से कोई प्राइवेट ट्रेड करेगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो कंपनी वाला बंदा था, वो उस दस्तख्त को मिसयूज करने लगा अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, दस्तख्त को लेटर मिसयूज किया गया। ये पॉइंट भी आप आगे देखोगे, ठीक है ना, ये सारे कनेक्टेड है। वैसे कैसे में मिसयूज दस्तख्त होने की वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर जंग होता है, आगे देखेंगे आप। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये इनको फरमान क्यों मिला, फारूक सियार ने इनको ये फरमान क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक सर्जन होता है जिसका नाम विलियम हैमिल्टन होता है। इस विलियम हैमिल्टन ने फारूक सियार की डिजीज को क्योर किया,
उसकी डिजीज क्या थी? स्वेलिंग इन द ग्रोन। अब ये ग्रोन क्या होता है? एब्डोमेन और लेग्स के बीच में जो एरिया होता है ना, एब्डोमेन से नीचे, आप जैसे लोअर एब्डोमेन के नीचे जो एरिया होता है, लेग्स के ऊपर हिप वाला एरिया, उसी को बोलते हैं ग्रोन। उसमें स्वेलिंग थी फारुख सियार की, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम हैमिल्टन ने उसको क्योर किया, और जिसकी वजह से फारुख सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खुश होकर उनको दिया फ्री ट्रेडिंग राइट्स या ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, 1717 का फरमान। ओके, अब आपको यहां पे यह समझना है कि सईद ब्रदर्स जो थे, उनको जब लगा कि फारुख सियार जो है वो हमारे इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा, सईद ब्रदर्स ने तो फारुख सियार को बनाया, लेकिन फारुख सियार उनके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करता था। सईद ब्रदर्स को लगा अरे ये फारुख सियार तो हमारे खिलाफ जा रहा है। अब धीरे धीरे सईद ब्रदर्स ने पेशवा बाजी विश्वनाथ से मिलके उनकी हेल्प लेके फारुख सियार को मार डाला। अब फारुख सियार को सईद ब्रदर्स ने ही बनाया और सईद ब्रदर्स ने ही फारुख सियार को मारा। किसकी वजह से? पेशवा बालाजी विश्वनाथ की वजह से, ठीक है ना, मराठास की वजह से आप कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो सईद ब्रदर्स थे, उन्होंने रफीउ दराजत को बनाया किंग, लेकिन वो जल्दी मर गया। फिर उन्होंने रफीउ दौला को बनाया किंग, जिसका दूसरा नाम शाहजहां सेकंड भी था, वो भी मर गया। एक्चुअली ये रफीउ दराजत और रफीउ दौला या शाहजहां सेकंड ये क्यों जल्दी मर गए? क्योंकि बोला जाता है ओवर कंजप्शन ही करते थे। इसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया रफीउ दराजत को, और रफीउ दौला को डिसेंट्री हो गई। ये बहुत ही ज्यादा अफीम खाता था। डिसेंट्री का मतलब होता है इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की वजह से ये मर गया। अच्छा, तो फिर सईद ब्रदर्स ने जब ये दोनों खत्म हुए, इनका बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, जल्दी खत्म हुए, तो सईद ब्रदर्स ने 18 साल के लड़के रोशन अख्तर को किंग बनाया, एम्परर बनाया। अभी यही रोशन अख्तर 18 साल का जो ये किंग है ना, ये इन सईद ब्रदर्स को मारता है विद द हेल्प ऑफ अदर नोबल्स। वो नोबल्स ये वाली हिंदुस्तानी पार्टी से नहीं होंगे, वो नोबल्स ऑब्वियसली दूसरी पार्टी से होंगे। तो आप कह सकते हो सईद ब्रदर्स ने फारुख सियार को बनाया, फारुख सियार को मारा, लेकिन सईद ब्रदर्स ने फिर किसको बनाया? इस रोशन अख्तर को बनाया। और रोशन अख्तर जो एम्परर है, वो इन सईद ब्रदर्स नोबल्स को फिर मरवाता है। आगे आप देखेंगे कैसे, ये लास्ट वाली स्लाइड में। ओके, अब ये जो इन्होंने रोशन अख्तर जो है, जिसका नाम मोहम्मद शाबी था, यहां पे देखा ना आपने, 18 साल का लड़का रोशन अख्तर। ओके, अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये रोशन अख्तर था, इसका बहुत ही लॉन्ग पीरियड रहा है। इसका नाम रोशन अख्तर बहादुर भी था, इसका नाम मोहम्मद शाबी था, ठीक है। अब जो ये रोशन अख्तर है, 29 का रूल रहा है। अब सईद ब्रदर्स ने पहली बार किसी मुगल एम्परर को नोबल्स ने मारा, सईद ब्रदर्स ने। इसलिए सईद ब्रदर्स को बहुत बार बोला जाता था नमक हराम है ये, इन्होंने अपने ही एम्परर फारुख सियार को मारा। और बाकी जो नोबल्स थे उनको अनसेफ लगा, अरे जब एम्परर सेफ नहीं है तो दूसरी पार्टी के नोबल्स कहां से सेफ होंगे? सिर्फ हिंदुस्तानी पार्टी वाले नोबल्स सेफ होंगे। और दूसरी नोबल्स जो थी, नोबिलिटी जो थी, वो काफी जेलस भी थी। और एक नोबल जिसका नाम निजामुल मुल्क था, वो तुरानी पार्टी का था। सईद ब्रदर्स हिंदुस्तानी पार्टी के थे। ओके, इससे पहले जो नोबल्स की वजह से किंग बना था, वो किस पार्टी का था? वो ईरानी पार्टी का था। वो एक बार देख लीजिए, स्लाइड को वापस कीजिए। निजामुल मुल्क जो तुरानी पार्टी का था, इसने इस मोहम्मद शाह एम्परर के साथ मिलके सईद ब्रदर्स को हटाया 1920 में। तो 1920 तक सईद ब्रदर्स जो किंग मेकर्स थे, वो एंड हो गया उनका रूल। अब नई नोबिलिटी पावर में आई, तुरानी वाली पार्टी नोबिलिटी पावर में आ गई। जो ये निजामुल मुल्क है, ये इसका पूरा नाम था कमरुद्दीन सिद्दीकी निजामुल मुल्क आसिफ जा। निजामुल मुल्क इसका नाम दिया था फारुख सियार ने, टाइटल।
और आसिफ जाह इसको टाइटल दिया मोहम्मद शाह ने आसिफ जाह टाइटल निज़ामुल मुल्क को दिया, कमरुद्दीन सिद्दीकी को दिया, और फर्रुखसियार ने निज़ामुल मुल्क टाइटल दिया है इसको। ओके, अब ये तुरानी पार्टी का था, इसने मोहम्मद शाह को मिलके सईद ब्रदर्स को मारा, ये तो आपने सीखा। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे निज़ामुल मुल्क के बारे में, वैसे ही आगे भी देखना है क्योंकि इसने ही हैदराबाद में हमें इसको ही पढ़ना है। अभी आप देखिए, ये इसको वजीर रखा मोहम्मद शाह एम्परर ने, लेकिन मोहम्मद शाह का नेचर खराब था, वो सस्पिशियस नेचर का था, काफी शक करता था और फिकल नेचर था, भरोसा नहीं किया जा सकता, एक दिन एक बात बोलता था, दूसरे दिन दूसरी बात बोलता था। तो जो ये वजीर है निज़ामुल मुल्क जो है, वो काफी तंग आया अपने एम्परर मोहम्मद शाह से और साउथ की तरफ वो मूवमेंट करने चला और उसने फाउंड किया हैदराबाद 1724 में। और हमें आगे भी ये पढ़ना है इसके बारे में जब हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। मोहम्मद शाह जो था वो एम्परर था, लेकिन वो वाइन और वुमेन के पीछे लगता था पूरा दिन पूरा रात, सिर्फ मस्ती में और शराब में और गाने वाने और नाच गाने में, मस्ती में ये था मोहम्मद शाह। और इसीलिए इसको बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। और इसके दौरान काफी सेंटर वीक था, एक तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, तो इसके दौरान सेंटर काफी वीक था। ओके, सेंटर काफी वीक था, यहां तक तो आपने पढ़ा, सेंटर काफी वीक था। अच्छा, और इसी के सेंटर वीक होने की वजह से सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। 1717 में बंगाल बना, मुर्शिद कुली खान ने इसको डाला, कैसे बताएंगे आगे। 1724 में हैदराबाद बना, 1722 में अवध बना, निज़ामुल मुल्क हैदराबाद फाउंड किया और सादत खान ने अवध फाउंड किया, ठीक है ना। अच्छा, अब मोहम्मद शाह इतना वीक था कि मराठाज अब नॉर्थ में आना स्टार्ट किया उन्होंने। याद रखना, मराठाज साउथ के पास ही थे, कंसंट्रेटेड थे साउथ में ही, लेकिन जब उनको लगा अरे एम्परर तो बहुत वीक है, तो मराठास नॉर्थ की तरफ आने लगे। 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने रेड किया दिल्ली में और काफी दिल्ली में रेड करके ये जो मोहम्मद शाह काफी डर गया था। ओके, ये भी आप याद रखिए। 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, जो मैंने बोला था पिछले वाले लेक्चर में, नादिर शाह का इन्वेजन होता है। और 1748 से 67 तक अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है। 1739 इसी का रूल है ना, 1748 भी इसी का रूल है, पहले अहमद शाह अब्दाली इसी के रूल में आया था। ओके, अब याद रख लीजिए आप, ये नादिर शाह ने इन्वेड किया और बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हराया और अहमद शाह ने 7 बार बहुत ही लूटा है मुगल्स को। अभी हम नादिर शाह के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जो ये नादिर शाह था वो शेफर्ड किंग बना था, उसने इन्वेजन किया इंडिया 1738-39 में। वो पर्शिया का किंग बना था, शेफर्ड से पर्शिया का किंग बना था वो नादिर शाह। वो इंडिया क्यों आया? इंडिया की वेल्थ की वजह से और मुगल्स काफी वीक थे उनकी वजह से। उसने इंडिया में इस मुगल्स के साथ, ये जो मोहम्मद शाह था इसके साथ बैटल ऑफ करनाल में मुगल को हराया। 13 फरवरी 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ और मुगल को हरा के जो ये नादिर शाह है उसने खानी दुरान जो है मीर बख्शी खानी दुरान जो है, मीर बख्शी जो था मुगल के अंडर, उसको मारा गया। सादत खान जो गवर्नर ऑफ अवध था, मुगल के अंदर ये था गवर्नर, और मोहम्मद शाह जो एम्परर है, इन दोनों को प्रिजनर बनाया गया। लेकिन मोहम्मद शाह ने बोला मुझको छोड़ो, मैं तुम्हें दे दूंगा, नादिर शाह को बोला मैं तुम्हें दे दूंगा, वेस्ट ऑफ इंदस वाला एरिया मैं आपको दे दूंगा, जो कि वेस्ट ऑफ इंदस है वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो ये बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह आया, उसने पीकॉक थ्रोन लिया अपने साथ मुगल्स का, और कोहिनूर डायमंड लिया मुगल्स का अपने साथ, ठीक है ना। पीकॉक थ्रोन जो मुगल के अंडर था और कोहिनूर डायमंड जो मुगल के अंडर था, वो इसने अपने साथ लिया। 70 करोड़ रुपीस उसने इंडिया से लूटे। बोला जाता है कि
3 साल तक उसने टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसको अपने एरिया में, पर्शिया में। वो पर्शियन किंग था ना, पर्शिया के लोगों, पर्शियन क्या होता है? ईरान। देखो ना यहाँ पे लास्ट में एन है ना, एन का मतलब ईरान ही याद रखना, IRAN, इराक नहीं। तो आप याद रख लीजिए कि पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड लिया गया। ओके, 70 करोड़ प्लंडर और 3 साल तक कोई टैक्स लेना उसको नहीं पड़ा लोगों से। ये दिखाने लगा नादिर शाह के इन्वेजन से मुगल काफी कमजोर है। मुगल एक्सपोज हुए। मराठास ने बोला अरे जब मुगल्स हार सकते हैं नादिर शाह बाहर के बंदे से, हम भी उसको हरा सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। मराठास, जाट्स, सिख्स, उन सबको लगा अरे मुगल्स तो बस नाम के अब मुगल्स रह गए। अब आपको अहमद शाह अब्दाली के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था अहमद शाह अब्दाली का भी इन्वेजन हुआ था, ठीक है ना? ओके, यहां पे बोला था। अब जो ये अहमद शाह अब्दाली है, ये नादिर शाह का ही एबलेस्ट जनरल था। नादिर शाह ने इसको बोला था कि जाओ भाई आपको अफगानिस्तान दे देंगे। किंग ऑफ अफगानिस्तान ये था। नादिर शाह किंग ऑफ पर्शिया था। और इसका टाइटल भी था दूरी दुरानी, पेयर ऑफ पेयर्स, जिबल जब जिबल, कमती से भी कमती ये बंदा था अहमद शाह अब्दाली। बहुत ही कीमती था ये। वैसे अगर आप दुरानी वर्ड देखोगे, पर्शिया में होता है पठान। आप कह सकते हो पठानों का पठान था ये एक्चुअली बस जोक था, लेकिन आप डिक्शनरी में देख सकते हो दुरानी का मतलब पठान भी होता है। तो दुरानी एक्चुअली नेम भी है, उसका नाम पठान, उसका मतलब पठान होता है। अब वो छोड़िए, दुरानी का मतलब होता है पेरला पेर्ल्स, कीमती से भी कीमती था ये बंदा। कौन? अहमद शाह अब्दाली, एबलेस्ट जनरल। किसका? नादिर शाह का। अच्छा, कीमती इतना था कि 7 बार इंडिया में इसने रेड किया, प्लंडर किया, यहां से यहां तक, 1748 से 67 तक। और कुछ कुछ प्लंडर्स, कुछ कुछ रेड्स इसके यहां पे। पहली रेड 1749 में मुइनुल मुल्क, पंजाब का गवर्नर था, उसको हरा के, लेकिन पंजाब के गवर्नर ने उसको बोला चलो भाई मैं आपको 14,000 रुपये दे दूंगा एज रेमिटेंसेस। लेकिन जब रेमिटेंसेस इसको नहीं मिले कुछ टाइम के बाद, तो 1752 में ये फिर से आया और अहमद शाह ने पंजाब और मुल्तान को एक्वायर किया, ठीक है ना? और जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने 1756 में प्लंडर किया दिल्ली को प्लंडर किया, और मरुथा आगरा को प्लंडर किया 1756 में। 1758 में मराठास को इसने एक्सपेल किया। सॉरी, याद रखना 1758 में क्या होता है। 1758 में एक्चुअली मराठास एक्सपेल करते हैं नजीबुद्दौला को। याद रख लेना कि नजीबुद्दौला को इस अहमद शाह अब्दाली ने बोला था कि वो मीर बख्शी है। एक्चुअली अब्दाली ने जो ये मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर बहादुर है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया अब्दाली ने कि यही किंग है। अब्दाली ने एक्चुअली क्या किया, अब्दाली ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया था आलमगीर सेकंड को एज किंग, इमादुल मुल्क को एज वजीर, और नजीबुल दौला को बोला था एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। जो ये नजीबुद्दौला मीर बख्शी था, इसको हटाया मराठास ने। जब इसको मराठास ने एक्सपेल किया नजीबुद्दौला मीर बख्शी, जिसको रिकॉग्नाइज किया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह अब्दाली जब मराठास की बात ये सुन के आया, अहमद शाह अब्दाली 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसने मराठास को हराया। ये बातें हमें मराठास में भी आगे देखनी पड़ेगी। और नजीबुद्दौला उसका शॉर्ट रूल भी था थोड़ा सा। नजीब आबाद एक जगह है वहां पे, तो नजीब आबाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह इसी के नाम पे है, नजीबुद्दौला के नाम पे ही है, ठीक है ना? तो ये आज का टॉपिक था, ये खत्म हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। ओके, बाय।